भूतिया डाक बंगले के प्रेत की रहस्यमय कहानी। किसी समय पश्चिमी अफ्रीका का नाइजीरिया अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था। अब हालांकि वहां आज़ादी है, लेकिन उस समय वह अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में था। यद्यपि आज भी वहां अस्थायी रूप से बसे हुए गोरे अंग्रेज ही प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी वहां पूर्ण स्वतंत्रता है। वो साल था 1930 का, जब एक अंग्रेज सरकार ने फ्रैंक विल्स नाम का अंग्रेज अफसर को वहां का कमिश्नर बनाकर भेजा। वहां फ्रैंक को जिस प्रकार की प्रेत लीला का दर्शन हुआ, वो किसी के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हुआ यूं कि फ्रैंक वहां किसी सरकारी काम से इसु इंगू नामक स्थान पर गया। वहां एक पुराना टूटा फूटा सा डाक बंगला था। उसे वहां एक रात रुकना था, सो उसने उसी डाक बंगले में रुकने का निश्चय किया। नाइजीरिया के उस क्षेत्र में और उसके आसपास इसु ओरगू कबीले के आदिवासी रहते थे। उस डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जब उन्हें पता चला कि नया आया अंग्रेज अफसर आज उसी रात उसी डाक बंगले में रुकने वाला है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की उसे समझाने की कि यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं होगा, जान का खतरा हो सकता है, भयंकर शैतानी आत्मा का निवास है यहाँ, वगैरह वगैरह। जवाब में फ्रैंक केवल हंसता रहा। उसे आदिवासियों का भोलापन अच्छा लगा, क्योंकि उन आदिवासियों ने उसे अपने यहाँ कबीले में रुकने का निमंत्रण दिया था। अपने आप को रोकने की तमाम कोशिश के बावजूद उनके समझाने पर फ्रैंक हंसता रहा। अंत में फ्रैंक ने उनसे कहा कि तुम्हारे गंदे घरों की अपेक्षा मैं तुम्हारे उस भूत के खुले डाक बंगले में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। उन आदिवासियों ने उस खंडहर रूपी डाक बंगले की सफाई कर दी, खाने पीने के सारे इंतजाम कर दिए, लेकिन फ्रैंक के साथ वहाँ रात गुजारने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने अकेले ही वहाँ रात गुजारने का निश्चय किया। थका होने की वजह से फ्रैंक तुरंत ही सो गया। आधी रात तक वो गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर उसके बाद रात में ही किसी समय उसकी मच्छरदानी किसी ने खींचकर फेंक दी। फ्रैंक हड़बड़ा कर उठ बैठा। इधर उधर देखने पर कोई नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत तेज दुर्गंध वहाँ फैल रही थी। फ्रैंक बिस्तर से उठा, लेकिन उसे बदबू का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वह दुर्गंध इतनी तेज हुई कि वहाँ रुकना बर्दाश्त से बाहर हो गया। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और बंगले की खिड़कियों के शीशे खड़कने लगे, मानो कोई उन्हें खड़का रहा था। फ्रैंक ने दिखा है कि उसके सामने उसकी चाय की कप प्लेट किसी ने हवा में पलट दिया था। उसे भारी शरीर वाले किसी व्यक्ति के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो कोई भीम का आकृति इधर उधर टहल रही हो। फ्रैंक ने तकिए के नीचे रखा रिवॉल्वर उठाया, गोलियां भरी और बरामदे की ओर सतर्क कदमों से बढ़ा। उधर बरामदे के एकमात्र खंभे पर टंगे पुराने लैंप की मध्यम रोशनी ऊपर खुले आसमान से आते चंद्रमा के प्रकाश से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। उसी मध्यम प्रकाश में विल्स ने अपने से कोई 100 गज की दूरी पर एक भीम का मानव आकृति को धीरे धीरे चहलकदमी करते देखा। उसके हाथ और पैर लंबे थे, लेकिन चेहरा घुटा हुआ और कंधे से मिला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गर्दन हो ही नहीं। फ्रैंक अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या चीज़ थी। उसके पैरों के जमीन पर पड़ने से अच्छी खासी धमक पैदा हो रही थी, जो फ्रैंक को साफ साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़ा रहने के बाद फ्रैंक ने उसे आवाज़ दी, लेकिन इसका उस आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बदहवासी में अफसर ने उस पर गोलियां दाग दी। गोलियों का असर ये हुआ कि वो डरावनी आकृति फ्रैंक के करीब आने लगी। थोड़ा और करीब आने पर अब फ्रैंक उसे देख सकता था। बैठी हुई नाक, बड़े बड़े नथुने, खुले हुए मोटे होंठ, गंजा सिर, स्थिर पुतलियाँ, गड्ढों में धसी हुई झुर्रियों वाले गाल एक बड़े ही भयानक चेहरा का निर्माण कर रहे थे। वह आकृति करीब 8 फीट की रही होगी।
थोड़ा और करीब आकर वह आकृति रुक गई। अब उनके बीच केवल 5 फीट की दूरी रह गई थी। उसके मुंह से एक हल्की सी गुर्राहट जैसी आवाज़ निकल रही थी, जो शायद उसके सांस लेने की आवाज़ थी। अंग्रेज अफसर के पैरों पर मानो बोझ पड़ गया हो। वह एकदम मूर्तिवत सुन्न होकर खड़ा रह गया। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि यह कौन है और क्या कर रहा है। गला पूरी तरह सूख जाने पर भी उसे होठों पर जीभ फेरने का भान नहीं रहा। अचानक वह आकृति थोड़ा पीछे हटी और ठीक पीछे गड़े हुए 17 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने लगी। आकृति के थोड़ा पीछे हटते ही अफसर को होश आया और होश संभालते ही उसने उस डरावनी आकृति पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, लेकिन सारी गोलियां आर पार निकल गई। कुछ ही सेकंड के बाद वह आकृति भी खंभे पर चढ़े हुए ही गायब हो गई। डरा हुआ फ्रैंक बेतहाशा बाहर की तरफ भागा, लेकिन बंगले से बाहर कुछ ही दूरी पर एक चीख के साथ गिरकर बेहोश हो गया। उधर उन आदिवासियों को इस बात का अंदाजा था कि आज की रात अंग्रेज अफसर पर भारी बीतने वाली थी, इसलिए कुछ साहसी नौजवानों की एक टीम डाक बंगले के बाहर खड़ी जाग रही थी। अफसर की चीख सुनते ही वो सक्रिय हो गए। वो उधर की तरफ दौड़े जिधर आवाज़ आई थी। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद वो उस अफसर को अपने कबीले में ले गए। फ्रैंक अभी भी बेहोश था। तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद दिन के उजाले में जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास आदिवासियों को पाया। 24 घंटे में ही फ्रैंक सामान्य हो चुका था। अगले दिन उसने कबीले के कुछ पुराने बुजुर्गों के साथ उनकी टूटी फूटी भाषा में बात की और उसने उस डाक बंगले के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज यहाँ जो डाक बंगला खड़ा है वहाँ पहले एक टीला हुआ करता था। उसी टीले पर इसू और गू के देवता जूजू की पूजा होती थी और वहाँ जानवरों और मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने उस स्थान की अनगढ़ मूर्तियों को उठवाकर फिकवा दिया और वहाँ होने वाले नरबलि बंद करा दी। उस टीले को समतल करवाकर वहाँ डाक बंगला बनवा दिया। इस पर उन आदिवासी कबीलों के पुरोहितों ने बहुत विरोध किया और अंग्रेजों के चले जाने पर पूरे कबीले वाले इकट्ठा होकर बोले कि इस डाक बंगले को जला दो और वहाँ देवता की पूजा फिर से प्रारंभ करो। लेकिन अंग्रेजों को भय से भयभीत कबीले वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। अपनी पूरी कोशिश करने पर भी कामयाब न होने पर निराश व हताश उस पुजारी ने उस डाक बंगले की तरफ उंगली उठाकर उन कबीले वालों से कहा कि आज तुम लोग भय से मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन एक दिन यह डाक बंगला जलेगा और इसको जलाकर राख करने वाला भी कोई अंग्रेज ही होगा। यह कहकर वह पुरोहित क्रोधित उन्मत्त पागलों की तरह बड़बड़ाता और मंत्र पढ़ता हुआ उस डाक बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और अंत में एक रस्सी से उसी बरामदे में एक लैंप लगे हुए खंभे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आदिवासी कबीले के उन बुजुर्गों ने फ्रैंक को बताया कि तभी से उस पुरोहित का प्रेत डाक बंगले के भीतर रहता है और कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। उनमें से एक बुजुर्ग ने फ्रैंक को बताया कि इससे पहले भी एक अंग्रेज अफसर आया था, डाक बंगले में रुका भी था, लेकिन उसे भी उस प्रेत ने रात भर रुकने नहीं दिया और उसने भी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फ्रैंक के उत्सुकता से पूछे जाने पर उन्होंने थोड़ा विस्तार से बताया कि वहाँ ठहरने वाले अफसर आधी रात के बाद एक विचित्र प्रकार की भीषण दुर्गंध वहाँ के प्रत्येक कमरे से निकलती हुई महसूस करते हैं और इस भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में जहाँ रात को भी लोग पसीने से तरबतर रहते हैं, वहाँ बंगले में रात को कपकपाने वाली ठंड पड़ती है। बाहर हवा बिल्कुल भी बंद क्यों न हो, लेकिन बंगले के अंदर आंधी तूफान भी उठते रहते हैं, जिसकी आवाज़ें कभी कभी वो बाहर तक सुनते हैं। अंग्रेज अफसर फ्रैंक ने सारी बातों की जानकारी पूरे विस्तार से प्राप्त की।
और जब उसे उस भूतिया डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने का पूरा विश्वास हो गया तो भविष्य में किसी और अवसर पर कोई संकट न आए, इसलिए उसने अपने सामने उस भूतिया डाक बंगले में आग लगवा दी और उन सब के सामने वह डाक बंगला जलकर राख हो गया। धुएं के गुब्बार में उठ रहे लम्हों में शांति थी, एक मुक्ति की शांति।